नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोलालिटी का डिफिनेशन लिख लेना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg सॉल्वेंट। यहां पर केवल सॉल्वेंट होता है और वो भी कैसे? केजी में। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। ठीक है, कैसे लिखेंगे मोलालिटी इक्वल टू? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कैसे? केजी में। अगर कहीं ग्राम में दिया है तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया है तो इंटू 1000 लिख देंगे। अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो मोल का यूनिट मोल हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, हम बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो देखो कहीं वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा है, तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हम इसको मोलालिटी, मोलल के नाम से भी जानते हैं, मोलल। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मोलालिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो क्या होगा? मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा 1000 मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये है मोलालिटी और ये है मोलारिटी, ये है डेंसिटी, ये है मोलारिटी, और ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका? सॉल्वेंट का। ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं कि ये रिलेशन कैसे आता है।
लिख लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हमने मोलारिटी मोलालिटी के बारे में बात कर लिया, नॉर्मलिटी के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो ये सब तो आसान है। तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन, मोल फ्रैक्शन is the ratio between one component relation between number of mole of one component to the number of mole of all component। मान लो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो हम लिखेंगे, अगर मान लो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसका मोल ऊपर रखते हैं, अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम दोनों मोल फ्रैक्शन का सम देखें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का दोनों का जो सम आएगा ये 1 आएगा। और हम यूनिट के अगर बारे में बात करें, तो देखो ये भी रेशियो है, ये भी मोल, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस, ये होगा यूनिट लेस, इसमें यूनिट नहीं होता है। तो ये है मोल फ्रैक्शन, जो कि हम कई बार निकाल भी चुके हैं, डाल्टन्स लॉ में भी निकालते थे। दो गैस का भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम हर बार मोल फ्रैक्शन का यूज बार बार करते थे। राइट डाउन हो गया। साक्षी दयामा, आर्या पाटिल, साक्षी कोली, आलिशा पत्थर। सबने लिखा क्या? नेक्स्ट हम देखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट हम देखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज।
वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको हम बाय वेट भी बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे कि मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम में कितना मास उसका डिजोल्व है। जैसे हमसे बोला गया कि 4% NaCl वेट बाय वेट, इसका मतलब हुआ 4 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ऑलरेडी मीनिंग समझाया हुआ इसका, बस एज ए रिवीजन में बता दिया। हम वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अगर निकालना हुआ तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमें वेट बाय वेट निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। यार ये मीनिंग हुआ इसका। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय मास परसेंटेज। नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिख लिए होगे। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग क्या निकालेंगे कि कितना ग्राम और कितना ml में डिजोल्व है। तो नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। 100 ml में कितना उसका मास डिजोल्व्ड है। अगर हमें निकालना हुआ कि 4% NaCl वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग बताओ, तो 4 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मीनिंग हुआ। अगर हमसे कोई पूछे कैसे वैल्यू निकालोगे, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा इनटू 100। इस तरह से हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। तो ऑलरेडी सब चीज हो चुका है, ये रिवीजन है।
लिख लिए होगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम बोले कि 4% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मीनिंग क्या होगा? 4 ml ऑफ अल्कोहल dissolved in 100 ml सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस ले लेंगे, इसका मीनिंग हुआ। अगर हमसे निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीनों टर्म हो गए। अब लास्ट है पीपीएम। पीपीएम, तो पीपीएम को कैसे डिफाइन करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या उसका कितना मास प्रेजेंट है, तो लिखना पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन, मतलब 10⁶ पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 10⁶ के कितने पार्ट्स सॉल्यूट का है, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, और सेम टू सेम डिफिनेशन हो जाएगा पीपीबी का, जहां पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा 10⁹। तो पीपीएम और पीपीबी बस 6 और 9 का, मिलियन और बिलियन का डिफरेंस है।
लास्ट पॉइंट नोट डाल के लिख लेना कि मोलारिटी विल बी डिक्रीज, मोलारिटी विल बी डिक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी घटेगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म एज ए रिवाइज खत्म हुआ। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? तो स्टार्टिंग में हमने देखा था सॉल्यूशन का टर्मोलॉजी, जिसमें कि हमने ये देखा कि एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और भी हमने टाइप देखा। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। उसके बाद हमने देखा था कि सॉलिड सॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म देखा था। तो कंसंट्रेशन टर्म में हमने मोलारिटी से लेके और ये पीपीएम पीपीवी तक देखा। तो अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस इन लिक्विड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम सॉल्यूशन चैप्टर में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ये देखने वाले हैं, तो हेडिंग डालना फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो बताओ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा? विशाल कोहली प्रेशर, प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो लग रहा है। और दूसरे का दिमाग या खा पी के सो गए? सुतार जी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटाने से बढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा? बढ़ाने से बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर CO2 गैस है तो हम और चाहते हैं कि उसके अंदर गैस डिजोल्व हो जाए, तो हम हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो और गैस डिजोल्व हो जाएगा। हाँ विशाल कोहली, प्रेशर का क्या रिलेशन है सॉल्युबिलिटी के ऊपर? प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर बढ़ाने से घटेगा। ये बताओ किस स्कूल से पढ़ के आए थे तुम? अच्छा, पता नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर कोई चीज थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर हमें बोलना भी होता है तो हम गलत, मतलब घटेगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ने वाला के बजाय घटने वाला हो जाएगा। कैम्ब्रिज स्कूल से दोनों?
यूनिवर्सिटी से है। तो हमारा आंसर होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से जो सॉल्युबिलिटी है गैस का वो घटता है। ऑब्वियस सी बात है, कई बार बताया हूं कि मान लो कोल्ड ड्रिंक अंदर है, अगर हीट कर देंगे तो जो भी उसके अंदर गैस डिजोल्व हो तो बाहर निकल जाएगा। समर के डेज में इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ होता है, नीचे लेयर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर उनको धूप लगता है, इसलिए है धूप नहीं लगता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हीट जब पड़ता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बबल्स बन के बाहर निकल जाता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो गैस को मिलाया जाता है वो गैस को प्रेशराइज करके ही मिलाया जाता है। इसके अंदर प्रेशर डाल दिया जाता है और ये गैस जाके उसमें सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहला लिखना नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, अगर जो गैस जल्दी से लिक्विफाइड होता है, वो गैस जो जल्दी से क्या हो जाए, लिक्विफाइड हो जाए, आसानी से लिक्विफाइड हो जाए, वो गैस पानी में ज्यादा जल्दी से सोलुबल हो जाता है। जैसे CO2, CO2 ऑक्सीजन से जल्दी पानी में डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें इजिली liquefiable gas are more soluble, एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो CO2 इज मोर soluble देन O2 एंड H2, क्योंकि ये CO2 का आसानी से हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। तो जो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है वो गैस जल्दी से पानी में सोलुबल हो जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट, कुछ कुछ गैस क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कुछ कुछ गैस क्या होता है, पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है। अब मान लो वाटर तो खुद पोलर है, जब वो ब्रेक होगा तो उसको जल्दी से क्या करेगा, उसको सोलुबल बना देगा, और क्योंकि आयंस जब मिलेंगे तो उसको घेरेगा। इसमें हम लिखेंगे गैस कैपेबल टू फॉर्म आयंस इन aqueous solution will be more soluble। जो गैस पानी के अंदर आयंस बन जाते हैं वो गैस जल्दी से सोलुबल हो जाएगा। रीजन ये है कि पानी खुद एक पोलर है, और जब गैस आयनाइज हो जाएंगे तो पोलर और आयंस के बीच में एक आयंस डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। सुतार का क्वेश्चन है, सर ये कैसे हम जानेंगे कि कौन जल्दी से लिक्विफाइड होगा? एक गधे सिखाया नहीं क्या स्टेट ऑफ मैटर में, CO2 और CO2 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है,
तो नॉन पोलर के बीच में कौन सा लगता है? वैन डर वाल। वैन डर वाल। ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर और नॉन पोलर दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वैन डर वाल। अब वैन डर वाल किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास अगर ज्यादा होता है तो वैन डर वाल क्या होता है? ज्यादा होता है। ये दोनों में मास किसका ज्यादा है? इसका। तो वैन डर वाल इसमें ज्यादा है, तो वैन डर वाल ज्यादा है मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। वैन डर वाल डिपेंड करता है मास पे। मास ज्यादा तो वैन डर वाल ज्यादा। वैन डर वाल ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा उसमें अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो आसानी से लिक्विड बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ गया ऐसा। ये लिख लो, पहले 2 पॉइंट लिखवा दिया आपने, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आयंस थोड़ा गलती लिखते हैं। गैस कैपेबल टू फॉर्म आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्युबल। जो आयंस बनते हैं, मान लो Cl गैस है और पानी में मिलाना है, तो पानी में जाके H+ और Cl- में टूट जाएगा। वीडियो लैग हो रहा है जितेश का। कहाँ रहते? आष्टा में। आष्टा में टावर है क्या? लग रहा है तुम्हारे घर के ऊपर ही टावर लगाना पड़ेगा। तुम लोग खाना खा लिए कि खाते खाते पढ़ रहे हो, या पढ़ते पढ़ते खा रहे हो? खाते खाते पढ़ रहे हो या पढ़ते पढ़ते खा रहे हो? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? खाते खाते पढ़ना और पढ़ते पढ़ते खाना। हमें लग रहा है खाते खाते पढ़ना मतलब खाना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बाद वाला है, और पढ़ते पढ़ते खाना मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खाना बाद का है। सोते सोते पढ़ रहा है कौन है? ये क्या लिखे हो सुतार? 20 साल को सोने की हॉबी है। सोना भी हॉबी होता है क्या? तो मैं पहला भी सुना होगा, सोना स्लीपिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी तो सुना हो, लेकिन स्लीपिंग इज माई हॉबी तो पहला बार सुन रहा हूँ। और दूसरा हॉबी मत बना लेना। चलो
तो 2 हमने लिखवाया, तीसरा है टेम्परेचर, थर्ड वन इज टेम्परेचर। थर्ड वन इज टेम्परेचर। On increase the temperature, the solubility of gas in liquid will be decreased। हीट करोगे तो देखते हो कि पानी में बुलबुला निकलता है, तो हीट गैस क्या होता है, बाहर जाता है वो। विशाल के न्यूली एडेड हॉबी में से है, ये नया नया हॉबी आया है क्या, ये सोना। कहीं जाओगे इंटरव्यू देने, अब बोलोगे कि स्लीपिंग इज माय हॉबी, सामने खींच के मारेगा चमेटा। क्या बार बार भेज रहे हो जितेश, पिंग लो है, लो है क्या, पिंग लो है। तो ये क्लियर हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इंगले क्या हो गया, हाथ क्यों उठा रहे हो। जितेश का टावर काम करते से, घर के बगल में ही टावर है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, टेम्परेचर हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है प्रेशर। तो अगर हम लिक्विड को गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फोर्थ इज प्रेशर, यानी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर solubility increase, solubility increase। कैसे, तो देखो ऐसे, एक यहां पर हमने कंटेनर ले लिया, यहां पर ब्लू है पानी, पानी मतलब पानी ब्लू है, और ये हमने लिक्विड ले लिया। अब इसके हम ऊपर, मान लो कंटेनर, इस लिक्विड के ऊपर हमने गैस ले लिया, ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है ये। अब इस मॉलिक्यूल्स को हमें इस लिक्विड में डिसॉल्व करवाना है। इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हमें लिक्विड में डिसॉल्व करवाना है। अगर जितेश यहां से प्रेशर लगाएगा, मान लो जितेश यहां से प्रेशर लगा रहा है, तो अगर प्रेशर यहां से लगाएगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स आके इसमें डिसॉल्व होता चला जाएगा। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसके अंदर उतना ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ गैस, जो इसका मास है, मास ऑफ गैस
mass of gas dissolved in liquid is हेलो, हाँ जी मैम, कहाँ से? आए क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में बात करता हूँ। मास ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही गैस के ज्यादा मास डिजोल्व हो जाएगा। यानी मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटा दें तो यहां हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही मास ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही सोलुबिलिटी गैस का ज्यादा होगा। और यहां से हम एक प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं KH, तो S इक्वल टू KP, S इक्वल टू KP। यानी जितना ज्यादा, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। दैट इज नोन एज हेनरी लॉ। और इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ाने पे गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देना है तो उसको हम हेनरी लॉ के नाम से जानेंगे। इसको राइट डाउन करना डायग्राम निकाल के। पिंग से नेटवर्क डिसाइड करता है कि अपने नेटवर्क अच्छा है कि नहीं है, कौन सा प्रेशर। हम कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए और नेटवर्क के बारे में मुझे बता रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। इट इज नोन एज हेनरी लॉ। आज सिद्धांत नहीं है क्या? सॉरी सिद्धि बोल रहा हूं, सिद्धांत, श्रीनाथ, सिद्धिनाथ। ये लिख लिए सबने? डायग्राम के साथ लिखना। दो मिनट में आया, राइट डाउन करो इसको। तो मान लो एक कंटेनर है। अब इसके अंदर जो गैस है, हमने कोई पर्टिकुलर गैस का भी नाम नहीं लिया था, कोई एक गैस हमने मान लिया था। लेकिन मान लो गैस का मिक्सचर है, गैस A है, गैस B है, ये मिक्सचर है। तो इससे पहले जो हमने समझाया था वो ये समझाया था कि गैस एक ही गैस हमने मान लिया था। लेकिन जब दो अलग अलग गैस होंगे, तीन अलग अलग गैस होंगे, तो इसका अपना प्रेशर होगा। इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। और इसका जो अपना प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B।
तो ये गैस का, ये दोनों का सॉल्युबिलिटी तो एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का प्रेशर अलग अलग है, अपना प्रेशर जो है दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का सॉल्युबिलिटी ए का बी का अलग अलग होगा। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि सॉल्युबिलिटी ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ? हाउ मच ए विल बी सोल्यूबल, हाउ मच बी विल बी सोल्यूबल। तो हम यहां बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of, and mole fraction मतलब mole fraction of gas in solution phase। ये चीज ध्यान रखना, सॉल्यूशन फेज वाला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका उतना मोल ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होगा। तो ज्यादा मोल डिजोल्व होगा, तो यहाँ केवल अकेला नहीं है ना, इसलिए हम मोल फ्रैक्शन का नाम ले रहे हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किस फेज में? सॉल्यूशन फेज में। क्योंकि यहाँ भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि दो गैस है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन यहाँ का नहीं लेना है, मोल फ्रैक्शन ए और बी का यहाँ का लेना है, सॉल्यूशन फेज का लेना है। यहाँ भी हम चाहेंगे तो दो गैस है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन यहाँ का हम ले, सॉल्यूशन फेज का। तो हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज, तो पार्शियल प्रेशर को मैं पी से ही लिख दे रहा हूँ, पी इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल घटाने के लिए हम यहाँ एक केस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान बार बार रखना, इस पे स्टार लगा लेना, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का लिया जाता है। दो गैस जब है तो ये तुम्हें क्वेश्चंस में ऐसा डिस्कशन होगा, तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी उसके ज्यादा मोल, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल, ज्यादा मोल मतलब ज्यादा फ्रैक्शन आएगा, तो ज्यादा फ्रैक्शन उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर ये वाला सम बनाएंगे, यानी P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। तो यहाँ पर हमने तीन फार्मूला देखा, ये भी हेनरी के अकॉर्डिंग ही है। हमने तीन फार्मूला देखा, M इक्वल टू के पी, एस इक्वल टू के पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर हो गया होगा? क्लियर? तो अगर हम यहीं पर एक ग्राफ बना ले, तो मैं यही बना दे रहा हूं। वाई एक्सिस पे अगर हम लिखें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और एक्स एक्सिस पे लिखें मोल फ्रैक्शन, तो ये हमारा हो गया वाई, और ये हो गया एम, और ये हो गया एक्स, प्लस सी कितना है? 0। तो लाइन कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। स्लोप क्या होगा? h, पॉजिटिव, यानी लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड हैज पॉजिटिव स्लोप। इसका स्लोप का वैल्यू जो होगा वो kh होगा, यानी हेनरी कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी कम होगा। यही बात बोल रहा है ना, दोनों एक साथ है। मान लो x और y है और 10 है, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही y कम होगा। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, कम गैस के मॉलिक्यूल्स
इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट डाल के लिखना, हायर वैल्यू ऑफ KH लोअर सॉल्युबिलिटी, यानी जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा उतना ही गैस कम सोलुबल होंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर, KH का वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन रहता है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये लिख लो। ये ग्राफ समझ में आ गया, नोट जो लिखा मैंने वो समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया तो बोलो हाँ। बरोबर, लिख लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। क्या था टॉपिक? था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मेन जो इसका था प्रेशर वाला, हेनरी लॉ याद रखना। अब लिखो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला लिखना, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। तो उतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है कि सब टूट टाट के बराबर हो जाए, जो भी लिक्विड हो वो भी बाहर निकल जाए। तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेजरेबल प्रेशर होना चाहिए। सेकेंड लिखना, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज लो। ऐसा भी नहीं कि टेम्परेचर हाई पे हम उसको गैस को डिजोल्व करवाएंगे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर गैस को डिजोल्व करवाना है तो हम लो टेम्परेचर पे करवाएंगे। नेक्स्ट लिखना,
गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस ज्यादा सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुरंत प्रेशर लगाया तुरंत जाके डिजोल्व हो गया, तो समझ में भी नहीं आएगा, एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे कि कितना हमने प्रेशर लगाया कि कब सोल्यूबल हो गया, देखते देखते ही सोल्यूबल हो गया। तो गैस नॉट हाईली सोल्यूबल। नेक्स्ट लिखना, कंपाउंड डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट, गैस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट, कंपाउंड डू नॉट फॉर्म compound do not form sorry, gas do not form any compound with solvent, gas do not form any compound with solvent, gas do not form any compound to solvent। नेक्स्ट है, गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन, गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन, गैस डू नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हम गैस को डिजोल्व करवा रहे हैं और डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो ये चीजें उसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिखना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला लिखना, टू इंक्रीज solubility of CO2, to increase solubility of CO2, to increase solubility of CO2 in soft drink and soda water, in soft drink and soda water, in soft drink and soda water the bottle is sealed under high pressure, the bottle is sealed under high pressure, the bottle is sealed under high pressure। मतलब क्या हुआ कि अगर हम CO2 को डिजोल्व करवाना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में, तो हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सी ड्राइवर, गोताखोर जो होता है, CSEA, सी ड्राइवर, सी ड्राइवर यूज डाइल्यूट, यूज एयर डाइल्यूटेड विथ, सी ड्राइवर यूज, सी ड्राइवर यूज, सी ड्राइवर यूज डाइल्यूटेड विथ हीलियम,
सी ड्राइवर यूज्ड एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, तो जो हीलियम को उसमें डाइल्यूट किया जाता है वो हाई प्रेशर पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड at high altitude partial pressure of O2 is, at high altitude partial pressure of O2 is less, partial pressure of O2 is less, it's lead to anoxia, तुम लोग बायो में पढ़े होगे, it leads to anoxia, it leads to anoxia। हेलो हेलो मैडम, आप उनको भेज दीजिए, मैं अभी फ्री हो जाऊंगा। आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए मैडम, नीचे हैं क्या? फर्स्ट फ्लोर पे आइए, ऊपर है ना संजय गुड़ावत। एनॉक्सिया बायो में पढ़े हो तुम लोग ना? तो एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस इट लीड्स टू एनॉक्सिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो ये हमारा हेनरी लॉ के रिगार्डिंग सब कुछ समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और वेपर प्रेशर का डिफिनेशन। अब यही से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन सॉल्यूशन का पार्ट। तो 2 मिनट वेट करना, मैं आया। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, नेक्स्ट टॉपिक लिखना वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज वेपोराइजेशन। और ये जो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट देना पड़ता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेट करो 2 मिनट।